हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट प्रीपोजिशंस को। जिस तरीके से जो है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन से, जैसा जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, उस हर एक डायमेंशंस को, हर एक डाइवर्सिटी को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है? जैसे कि प्रीपोजिशन से हमें जो है डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसी के साथ जो है ग्रामेटिकली चेंज करो, ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट करना। सीधी से बोले तो एरर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे भी हमें प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो चैप्टर है प्रीपोजिशंस टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्ज़ाम में जितना डिमांड है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम हमें वही चीज़ को यहाँ पे मेंटेन रखते हुए पूरे इस क्लास को कवर करना है। जिस लेवल में प्लस हम लोग पूरे यूपीएससी का जो लेवल होता है उसको टच करते हुए क्लियर करने वाले हैं। ठीक है? हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कंप्लीट कवरेज ये होने वाला है प्रीपोजिशंस के रेस्पेक्ट से। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा पीडीएफ, नोट्स, नोटिफिकेशन हर चीज़ जो है यहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशंस को। और देखो, जब हम लोग प्रीपोजिशंस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रीपोजिशंस होता क्या है। तभी तो आगे हम लोग समझ पाएँगे कि प्रीपोजिशंस कौन-कौन से वर्ड होते हैं, जिसके थ्रू हमें यहाँ पे कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि प्रीपोजिशंस होता क्या है। देखो, ये जो प्रीपोजिशन है एक्चुअली सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं अगर कोई नाउन है, उसके पहले हम लोग यूज़ करेंगे नाउन के साथ अगर कोई प्रोनाउन है, ठीक है? अगर कोई प्रोनाउन है, तो इससे पहले हम लोग जो है प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। और एक्चुअली जो प्रीपोजिशंस हैं ये यही बताते हैं कि जो सेंटेंस जो वर्क कर रहे हैं, उसका जो है सिम्पैथी कैसा है, किस तरीके से जो है एक्शंस कर रहे हैं, कैसा रिलेशन है अनदर सेंटेंस के साथ, उसी को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो है प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं। क्या जो सेंटेंस हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं, वो टाइम को बता रहे हैं क्या? क्या सेंटेंस कोई डायरेक्शंस को बता रहा है ना? या फिर क्या सेंटेंस जो है कुछ एम्पैथी, सिम्पैथी या फिर कुछ फीलिंग्स को बता रहे हैं? तो इन सब चीज़ को जो है डिनोट करने के लिए, है ना? इन सब चीज़ को सेंटेंस में डिनोट करने के लिए हम लोग प्रीपोजिशंस का ही यूज़ करते हैं। अब प्रीपोजिशन इज़ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन, है ना? नाउन या फिर प्रोनाउन इसके पहले ही यूज़ करेंगे और ये शो करता है रिलेशंस कि दूसरा वर्ड जो है, दूसरा सेंटेंस है, उसके साथ रिलेशन ये शो करते हैं। कैसा रिलेशन शो करेंगे? क्या जो अदर वर्ड हैं टाइम के बारे में डिफाइन कर रहे हैं क्या? तो टाइम के बारे में अगर डिफाइन कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग जो है टू का यूज़ करेंगे, है ना? या फिर टुवर्ड्स का यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। अगर डायरेक्शंस का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में टू हो गया, है ना? इसका यूज़ करेंगे, कॉजेस हो गया, है ना? फिर मैनर है, पोज़ेशन है, प्लेसेस हैं। तो इन सब चीज़ के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट हम लोग प्रीपोजिशंस यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है? तो प्रीपोजिशंस ये हो गया। क्या होता है इसका डेफिनेशन भी हम लोग समझ चुके हैं। अब देखो, जैसे कि सेकंड एग्ज़ाम्पल देखो, शी इज़ अ गुड एट सिंगिंग। ठीक है? शी इज़ अ गुड एट सिंगिंग। अब ये क्वालिफ़िकेशन बता रहा है, क्वालिटी बता रहे हैं कि जो है शी मतलब वह जो है सिंगिंग में प्रोफिशिएंट है, मतलब वो सिंगिंग में गुड है। ये जो है एट हम लोग कब यूज़ करते हैं? कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर बताना हो, उस केस में एट का यूज़ करते हैं। सेंटेंस समझ आ गया? सेकंड, ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आ रहे हैं। तो अगर डायरेक्शंस बताना हो, उस केस में हम लोग यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो बुक रखा हुआ है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, मतलब ऑन से हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ करके बता रहे हैं। जो बुक रखा हुआ है टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो इसी तरीके से जो है कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रीपोजिशंस हैं और उस प्रीपोजिशंस का मीनिंग हमें यहाँ पे समझना है। अच्छा, अब एक इन्फॉर्मेशन सुनो। जितना भी सीएपीएफएससी जो ग्रामर है, यहाँ से जितना भी प्रीपोजिशंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन को अगर ठीक तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो एक काम करना, सबसे पहले जितना भी प्रीपोजिशन है उसका मीनिंग पता होना चाहिए और मीनिंग के साथ कहाँ-कहाँ उसका यूज़ होता है। अगर इतना पता चल गया, बाकी जो है पूरा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन ईज़िली हैंडल कर लोगे। ठीक है? और कैसे हैंडल करना है आगे प्रैक्टिस भी है, प्रैक्टिस के साथ रियल में सॉल्व करके दिखाऊँगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले जितना भी इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उस प्रीपोजिशंस का मीनिंग समझना है और कहाँ हम लोग उसका यूज़ करेंगे। मेन इम्पोर्टेंट यही बात है कि कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि जब भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज़ कर देते हैं और पूछते हैं कि इसमें एरर कौन है बताओ।
इस तरीके से। तो चलो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेंगे पूरा प्रीपोज़िशंस का, कहाँ का यूज़ होता है उसको भी समझेंगे। पहला प्रीपोज़िशन है इन का। इन का एक्चुअली हिंदी मीनिंग अगर देखोगे तो अंदर होता है इन, ठीक है? इनसाइड होता है इसका मीनिंग, या फिर विदिन अ प्लेस हो गया, उस केस में हम लोग जो है इन का यूज़ करते हैं। टाइम पीरियड हो गया, ग्रुप्स हो गया, वहाँ पे हम लोग इन का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल समझो, शी इज़ इन द रूम, मतलब वह रूम के अंदर है। ये इन क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर? पहले बात तो प्रीपोज़िशन है और ये बता रहे हैं कि वो जो वह है ना? या फिर यहाँ पे लड़की के लिए यूज़ हुआ है शी करके, तो वह यहाँ पे यूज़ हुआ है वो रूम के अंदर है। क्वालिटी को ही तो बता रहा है, क्वालिफ़िकेशंस बता रहा है, ऐसे बोल सकते हो। वह जो है वह है, रूम के अंदर है। इन का मतलब हम लोग कब यूज़ करते हैं? अगर कोई इनसाइड में है या फिर विदिन अ प्लेस में है, टाइम पीरियड हो गया, ग्रुप्स हो गया। आई वाज़ बोर्न इन 2000, ठीक है? एक टाइम पीरियड को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। इस केस में हम लोग जो है इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोज़िशन है ऑन। ऑन का यूज़ हम लोग कोई भी अगर ये सरफेस है, अब सरफेस के ऊपर कुछ भी चीज़ रख रहे हो तब ऑन का यूज़ करते हैं। अगर कोई डेट हो गया, है ना? डे या फिर डेट हो गया, इसको अगर स्पेसिफ़ाई करना है ना? स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए हम लोग जो है फिर जो है ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो बुक रखा हुआ है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि ऑन का मतलब होता है ऊपर। हिंदी मीनिंग देखोगे, इसका मीनिंग होता है हिंदी में ऑन होता है। कोई भी चीज़ जो है हिंदी मीनिंग ऊपर होता है, ठीक है? तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर में रख रहे हो तो उस केस में ऑन का यूज़ करते हैं। फिर डे और डेट्स में भी हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे, इस तरीके से, ठीक है? कभी ऐसा सुने हो क्या इन मंडे हो गया, इन ट्यूसडे, ऐसा नहीं। हम लोग वीक के जितना भी वीक है ना? तो उस केस में हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। फिर 8 का तो सबको पता होगा, अगर कोई एग्ज़ैक्ट प्लेस के बारे में बताना है जैसे कि ताजमहल। ताजमहल तो मूवमेंट नहीं करेगा, उसका प्लेस एग्ज़ैक्ट ही है। ये जो लोकेशन है वहीं पे ताजमहल है। तो एग्ज़ैक्ट अगर जो है लोकेशन बताना है तो हम लोग 8 का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ भी याद रखना, 8 का यूज़ हम लोग अगर टाइम बता रहे हैं, उस केस में भी हम लोग 8 का ही यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ सेट एट बस स्टॉप, कोई भी बस स्टॉप होगा तो बस स्टॉप तो प्रॉपर उसी लोकेशन में होंगे ना। तो एग्ज़ैक्ट लोकेशन बता रहे हो, एग्ज़ैक्ट लोकेशन में हम लोग 8 का यूज़ करते हैं। अगर टाइम बताना है जैसे कि 8:06 एएम, इस तरीके से हम लोग टाइम फ्रेम में भी हम लोग यूज़ करते हैं। फिर बाय का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? अगर कोई नियरेस्ट प्लेसेस है, नियर थिंग है, उस केस में बाय का यूज़ करते हो। मेथड हो गया, एजेंट्स हो गया, इस केस में हम लोग बाय का यूज़ करते हैं। जैसे ही सेट बाय मी, मतलब बगल में ही बैठे हैं। हम लोग अगर नियरेस्ट आ रहे हैं तो बाय का यूज़ करते हैं। अ बुक रिटेन बाय हर हो गया, है ना? मेथड, एजेंट, इसके लिए हम लोग बाय का यूज़ करते हैं। फिर आता है फॉर का। फॉर का मीनिंग होता है पर्पस एक्चुअली, ठीक है? फॉर का हम लोग हिंदी मीनिंग अगर जाओगे तो के लिए होता है, ठीक है? हिंदी मीनिंग जाओगे तो के लिए होता है, लेकिन फॉर का अगर देखोगे कहाँ-कहाँ इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं, तो अगर पर्पस बताना हो, उस केस में बेनिफिशियरी हो गया, ड्यूरेशन हो गया, इस केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये बेनिफिशियरी बता रहे हैं यहाँ पे, यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है, इस तरीके से। फॉर 2 आवर्स, क्योंकि हम लोग एक ड्यूरेशन को बता रहे हैं, 2 घंटे के ड्यूरेशंस को बता रहे हैं। उस केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करते हैं। अब देखो ऐसा लग सकता है कई लोगों को ये जो है बोरिंग लग रहा है। एक्चुअली इसका जो प्रीपोज़िशंस प्रिपेयर करने का यही मेथड है कि जितना अच्छे तरीके से इन सब चीज़ का यूज़ेज़ जान लोगे ना, उतने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में जो है बेस्ट मार्क्स फेच कर पाओगे। अच्छे तरीके से जो है एक्यूरेटली तरीके से लिख पाओगे, ठीक है? फिर टू का यूज़ अगर हमें कोई डायरेक्शंस बताना हो गया, फिर रिसीव कर रहे हैं या फिर कुछ पर्पज़ हो, तो उस केस में हम लोग जो है टू का यूज़ करते हैं। जैसे शी वेंट टू द मार्केट, अब वह जो है मार्केट गई या फिर जा रही है, तो हम एक डायरेक्शंस बता रहे हैं, है ना? तो डायरेक्शंस बताना हो उस केस में हम लोग टू का यूज़ करते हैं। फिर आता है फ्रॉम का। फ्रॉम का जो है अगर स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहे हो तब हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे ही केम फ्रॉम दिल्ली, अब वह दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से आ रहे हैं, तो दिल्ली से आना मतलब दिल्ली एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से आ रहे हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हो तो फ्रॉम का यूज़ करते हो।
ऑन टू का यूज़ हम लोग जो है मूवमेंट करना इनसाइड में, ठीक है? इनसाइड में अगर मूवमेंट कर रहे हो, उस केस में हम लोग जो है इंटू का यूज़ करते हैं। जैसे द बॉय जंप्ड इंटू द रिवर। अब रिवर के अंदर में मूवमेंट तो सीधी-सी बात है कर ही पाओगे, है ना? अगर यही चीज़ लिखा होता है, एक कार का एग्ज़ाम्पल आता है ना? बहुत ज़्यादा फ़ेमस है ये। बताओ कार में हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं क्या? मूवमेंट करने का मतलब हिलना-डुलना वाला नहीं, चल फिर सकते ऐसा वाला मूवमेंट बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कार में हम लोग इस तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑन टू का यूज़ हम लोग कार में नहीं करते। लेकिन वही चीज़ इसकी जगह बस हो गया। बस में हम लोग चल फिर सकते हैं ना, प्रॉपर जगह होते हैं। ट्रेन हो गया, यहाँ पे हम लोग ऑन टू का यूज़ करते हैं। ये इनटू का यूज़ करते हैं एक्चुअली। फिर नेक्स्ट आता है ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है मूवमेंट टू अ सरफेस। जैसे कि द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। अगर सरफेस का बात कर रहे हो तब हम लोग ऑन टू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक रूल आएगा कि कब हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं, कब हम लोग ऑन टू का यूज़ करते हैं, डिटेल कंपैरिज़न के साथ। इसको हम लोग अगला वाला स्लाइड में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले तो इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि इनटू कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ऑन टू कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट विथ। विथ का हम लोग यूज़ करते हैं टुगेदरनेस के लिए, ठीक है? पोज़ेशंस बताना हो, टुगेदरनेस बताना हो, उस केस में विथ का यूज़ करते हैं। उसी के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ भी विथ का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ टॉकिंग विथ हिम, मतलब यहाँ पे टुगेदरनेस को बता रहे हैं। जब भी टुगेदरनेस के बारे में बताएँ, तो टुगेदरनेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं विथ का। फिर विदाउट मतलब तो सबको पता है एब्सेंस होना, ठीक है? एब्सेंट होना, उस केस में यूज़ करते हैं। अबाउट मतलब होता है रिगार्डिंग या फिर जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी चीज़ के बारे में बताना, उसके लिए अबाउट यूज़ करते हो। फिर एक होता है अबव। कि अब इसी में एक और आएगा कि अबव और ऑन में क्या डिफ़रेंस है? इसका प्रॉपर रूल है। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो इंडिविजुअली हमें कवर करना है, ठीक है? तो अबव का मतलब होता है हायर देन। जैसे ये सरफेस है, सरफेस के अगर जस्ट टच कर रहे हो तो उस केस में हम लोग ऑन लिखेंगे, लेकिन अगर सरफेस को टच नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर से जा रहे हो तो उस केस में हम लोग अबव लिखेंगे, ठीक है? तो अबव का मतलब होता है हायर देन होना, जैसे कि द बर्ड फ्लेव अबव द ट्रीज़ हो गया। बिलो का सेम मतलब होता है नीचे, अंदर। इस केस में हम लोग जो है बिलो का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रीपोज़िशन है वो है अंडर। अंडर का हम लोग कब यूज़ करते हैं और इसका मीनिंग होता है एक्चुअली नीचे, ठीक है? तो नीचे हो गया, बीनीथ हो गया, लेस देन हो गया। तो उस केस में हम लोग जो है अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे कि द डॉग इज़ अंडर द टेबल, क्लियर है? फिर और आता है नेक्स्ट वो है ओवर। ओवर मतलब होता है कोई चीज़ को कवर करना। कन्फ्यूज़ हो सकते हो अबव का। अबव का मतलब होता है जस्ट ऊपर फ्लाई करना। ऊपर से जो है सरफेस को ना टच करते हुए आगे जाना, ठीक है? लेकिन ओवर का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ कवर कर रहा है प्रॉपर तरीके से, जैसे कि द ब्लैंकेट इज़ ओवर द बेड। अब यहाँ से क्या है कि पूरा बेड को कवर करेगा ब्लैंकेट। तो इस केस में हम लोग जो है ओवर का यूज़ करते हैं। बाकी इसका जो है डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी आगे डिस्कस करेंगे पूरा रूल्स में। लेकिन अभी के लिए तो इतना पता होना चाहिए कि ओवर का मतलब पूरा कवर होना, उस केस में यूज़ करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट बिटवीन। अगर 2 चीज़ के लिए बात कर रहे हो, है ना? 2 लोगों के लिए अगर बात कर रहे हो तो उस केस में हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। अगर 2 से ज़्यादा लोगों के लिए बात कर रहे हो तो उस केस में हम लोग अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। क्लियर है ये चीज़? अगर 2 लोगों के लिए ही बस बात करोगे तो बिटवीन का यूज़ करना है। अगर 2 से अधिक लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो हम लोग अमॉन्ग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोज़िशन है अब अगेंस्ट। अगेंस्ट का सिंपल सा मीनिंग है अपोजिशंस। अगर अपोजिशंस करना है, उस केस में हम लोग जो है अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि दे आर अगेंस्ट द रूल, ठीक है? तो सिंपल बात है ये अगेंस्ट है। लेकिन ड्यूरिंग का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब कोई सीन है, हैं? जैसे कि 2 घंटा है, 2 आवर्स का कोई मैच चल रहा है, तो 2 आवर्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? ड्यूरिंग द 2 आवर्स, ठीक है? इस तरीके से। और उस 2 आवर्स में अगर मैं एक मिड पॉइंट का अगर बात कर दूँ, तो उस केस में हम लोग जो है ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। बाकी बिफोर मतलब तो पहले होता है, आफ्टर मतलब बाद होता है, सबको पता है। विदिन का मतलब होता है कोई टाइम लिमिट में, जैसे कि 2 आवर्स का टाइम लिमिट है, तो 2 आवर्स के टाइम लिमिट के अंदर पूरे इस काम को जो है फिनिश करना है। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? विदिन बोलेंगे। जैसे कि फिनिश इट विदिन अ वीक। अगर वीक का कोई टाइम फ्रेम दिए हो, टाइम पीरियड दिए हो, तो उसके अंदर हमें जो है कोई वर्क को फिनिश करना है।
तो उस केस में हम लोग जो है विद इन का यूज़ करते हैं। ठीक, क्लियर है, समझ आ गया? बियॉन्ड का मतलब होता है इस टाइम लिमिट के बाहर, ठीक है? विद इन मतलब टाइम लिमिट के अंदर और बियॉन्ड का मतलब होता है इस टाइम लिमिट के बाहर। फिर अलोंग का मतलब होता है फॉलोइंग अ लाइन, कोई भी लाइन है उसको फॉलो करते हुए जा रहे हो, रूल्स हैं, रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए जा रहे हो, उस केस में हम लोग जो है अलोंग का यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर, वन साइड टू अदर जैसे कि स्विम अक्रॉस द रिवर, वन साइड टू अदर वन बाय वन अगर करोगे, तो उस केस में हम लोग जो है अक्रॉस का यूज़ करते हैं। ये तो रहा जितना इम्पोर्टेंट प्रीपोज़िशंस थे, प्रीपोज़िशंस के पूरा वर्ड को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोज़िशनल फ्रेजेस लिखा हुआ है, इसको अपने लेवल में कवर करोगे। जैसे कि अफ्रेड ऑफ, अब ऑफ पहले से इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, है ना? तभी तो ये अफ्रेड ऑफ बना हुआ है, तो अफ्रेड ऑफ पहले से ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। तो इसको जस्ट एक बार अपने लेवल में रीड करोगे, क्योंकि इसको रीड करने के इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये होने वाले हैं, जैसे कि पहले से प्रीपोज़िशन लगा हुआ है, तो और ज़्यादा हमें बार-बार प्रीपोज़िशन लगाने की ज़रूरत नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आफ्टर है, तो आफ्टर लिखा हुआ है तो इसके बाद और आफ्टर थोड़ी ना लगाओगे प्रीपोज़िशन, नहीं लगाओगे। तो ये पहचानने में बहुत ज़्यादा आसानी होते हैं। प्लस एक और जो है यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे कि कोई सेंटेंस में बिलीव इन लिखा हुआ है, तो अगर बोलेंगे कि रिमूव करो प्रीपोज़िशंस को, तो बहुत लोग क्या करेंगे, इनको ही रिमूव कर देंगे, ठीक है? और वहीं पे उसका आंसर गलत, मार्क्स जो है कट गया, है ना? लेकिन क्या है कि बिलीव इन पहले से जो इन लिखा हुआ है ना, ये प्रीपोज़िशन और ये वर्ड जो बिलीव वर्ड है, वर्ब है, तो वर्ब और प्रीपोज़िशंस यहाँ पे दोनों का कंबाइन होता है बिलीव इन, और ये जो बिलीव इन है एक्चुअली फ्रेज़ल वर्ब है, फ्रेज़ल है। तो फ्रेज़ल को एक ही साथ यहाँ पे लिखे जाते हैं, ना कि अलग-अलग लिखे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है। इसको जस्ट एक बार रीड बस ही करना है, ठीक है? और कुछ हमें नहीं करना है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो, इतना अब हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके रूल्स को डिस्कस करना। जितना भी रूल्स हैं, और ये मेजॉरली जो क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है, वो यही रूल से ही देखने को मिला है। जिसमें से पहला रूल है कि कब हम लोग जो है इन का यूज़ करते हैं, कब हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं और कब हम लोग जो है एट का यूज़ करते हैं। देखो प्रीवियसली अभी तक हम लोगों ने स्लाइड में कवर किए हैं, तो इन सब चीज़ का मीनिंग तो अब हमारे माइंड में है। इनका मतलब क्या होता है, कब हम लोग इन का यूज़ करते हैं, इतना पता है ना? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट कंपेयर करते हुए चलना है और साथ में एक बार रिवीज़न करते हुए चलना है। क्लियर है क्या? इन का यूज़ हम लोग कब करेंगे, अगर कोई मंथ हो गया, ईयर है, सिटीज़ हैं, कंट्री हैं, तो इस केस में हम लोग जो है इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी सॉ बॉर्न इन जुलाई इन इंडिया, तो जितना भी ये मंथ हो गया, ईयर है, सिटीज़ हैं, इस केस में इन का यूज़ करोगे। फिर अगर कोई डे, डेट, सरफेस हो गया, तो हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लगेगा, क्या लगने वाला है, कि अभी तो हम लोगों ने सब इसके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस किए, तो इसको अब करने का क्या फ़ायदा, इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो देखो, सबसे पहले तो रिवीजन होगा और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो है कंपेयर करोगे यहाँ से। कहाँ पे हम लोग इन यूज़ करेंगे, कहाँ ऑन यूज़ करेंगे, कंपेयर करना सीखोगे और इससे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका रूल समझोगे, कि कहाँ पे इसका एग्ज़ैक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसको स्किप मत करना, है ना? वही चीज़ तो बार-बार पढ़ रहे हैं करके स्किप नहीं करना है। ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखने को मिलेगा और जितना भी कन्फ्यूज़न होता है ना कि इन लगाएँ, ऑन लगाएँ, ये पूरा अभी जो रूल्स कवर करेंगे वो ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा इस रूल्स के थ्रू। तो इन का यूज़ समझ आ गया। ऑन का जो है हम लोग यूज़ कवर करते हैं वो है डे में, कोई डेट हो गया 21st जैसे कि नवंबर है, कोई सरफेस एरिया हो गया उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। माई एग्ज़ाम इज़ ऑन मंडे हो गया, है ना? डेट में, डे में यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। बुक ऑन द टेबल यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। अगर कोई एग्ज़ैक्ट टाइम बताना हो तो उस केस में हम लोग 8 का यूज़ करते हैं। जैसे कि 8 7 पीएम, अब 7 पीएम तो टाइम में भी 8 का यूज़ करते हैं, अभी डिस्कस किए हैं। कोई एट द गेट है, तो गेट एकदम फिक्स पोज़ीशन में ही रहने वाला है, ठीक है? मूवमेंट थोड़ी ना करेगा कि एक जो है पहले इस पोज़ीशन में है, तो वही गेट जो है बाद में सेकंड पोज़ीशन में आ जाएँगे। ऐसा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो अब समझ आ गया इन, ऑन और एट इन तीनों का जो है
हाँ, हम लोग यूज़ करते हैं। पहला समझ आ गया। सेकंड ऑफ, सेकंड आता है सिंस और फॉर के बीच। अगर देखो, अगर हमें एग्ज़ैक्ट लोकेशन पता है, एग्ज़ैक्ट टाइम पता है, उस केस में हम लोग जो है सिंस का यूज़ करेंगे एग्ज़ैक्ट के लिए। लेकिन अगर हमें कुछ इसके टाइम पीरियड के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो उस केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करेंगे। कैसे? देखो, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2015। मेरे को एग्ज़ैक्ट टाइम पता है कि मैं 2015 से रह रहा हूँ। 2015 तो पूरा एक ही बार आएगा, बार-बार तो नहीं आने वाले, तो 2015 एकदम फिक्स है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 इयर्स। अब यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, फिर 10 इयर्स लिखा हुआ है। तो 10 ईयर्स एग्ज़ैक्टली कौन-सा? अभी तो पूरा 2000 आए हैं, 2015, 2025 चल रहा है अभी। तो एग्ज़ैक्टली कौन-सा 10 ईयर? हमें पूरा एग्ज़ैक्ट के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो जब भी हमें एग्ज़ैक्टली पता ना हो, तो उस केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करते हैं। ध्यान देना, अगर एग्ज़ैक्टली पता है, तो एग्ज़ैक्टली के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिंस का, और एग्ज़ैक्ट पता नहीं है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करने वाले हैं फॉर का। इसको बस थोड़ा ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट आता है प्रीपोज़िशंस, वो है बिटवीन और अमॉन्ग। कब हम लोग बिटवीन और कब हम लोग अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। अगर देखो 2 पर्सन्स का बात करोगे, तो उस केस में हम लोग जो है बिटवीन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एग्ज़ाम्पल, डिवाइड दिस बिटवीन राम एंड श्याम। डिवाइड करना है राम और श्याम के बीच, मतलब यहाँ पे एक पर्सन राम है और सेकंड पर्सन यहाँ पे श्याम है। तो 2 ही पर्सन्स का बात कर रहे हैं। जब भी 2 पर्सन्स का बात करो, तो हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे। लेकिन यही चीज़ मोर देन 2 हो जाए, ठीक है? मोर देन अगर 2 हो जाए, तो उस केस में हम लोग अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट तो 2 ही नहीं होने वाले, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा के लिए हम लोग अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान देना, 2 के लिए हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे और 2 से ज़्यादा के लिए अमॉन्ग का यूज़ करेंगे। क्लियर है? और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? जैसे कि यहाँ पे द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमॉन्ग द स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे। अमॉन्ग की जगह ब्लैंक दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इसमें बिटवीन आएगा कि अमॉन्ग आएगा। ये डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अगर जो है एरर वाले क्वेश्चन बनाना हो, तो कैसे करेंगे कि जो अमॉन्ग लिखा हुआ है ना, अमॉन्ग की जगह ये लोग बिटवीन लिख देंगे। अब बोलेंगे कि इस सेंटेंस को करेक्ट करो, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन होता है। समझ रहे हो? अगर पढ़े रहोगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल-सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं ग्रामर का। ग्रामर से अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। बस यहाँ पे चीज़ ध्यान देना, वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ग्रामर अच्छे तरीके से थोड़ा पता होना चाहिए। कहाँ कौन से प्रीपोज़िशन का यूज़ करना है, कहाँ कौन सा आर्टिकल लगना है, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि कहाँ हम लोग जो है बाय का यूज़ करेंगे और कहाँ विथ का यूज़ करेंगे। एक्चुअली इसके बारे में ही डिस्कस कर चुके हैं। जितना भी प्रीपोज़िशंस जो है हम लोग रूल में पढ़ रहे हैं, हमें इसके बारे में बेसिक आइडिया है। लेकिन एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूज़न होता है ना, वो कन्फ्यूज़न यहीं से बनाए जाते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे एज़ अ रूल के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो बाय का हम लोग अगर यूज़ करेंगे, तो ड्यूअर ऑफ एक्शन, मतलब कोई सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में होता है, उस केस में हम लोग जो है बाय का यूज़ करते हैं। कोई अगर एक्शंस कर रहे हैं, अगर एक्शन जो है ड्यूअर कर रहे हैं, ठीक है? उस केस में हम लोग जो है बाय का यूज़ करते हैं। द लेटर वाज़ रिटन बाय जॉन, मतलब जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ही उस एक्शंस को परफ़ॉर्म कर रहे हैं। उस केस में हम लोग बाय का यूज़ करते हैं। वॉइस डिटेल के साथ कवर किए हैं। विथ का यूज़ हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना? कोई अगर पोज़ेशन टुगेदरनेस हो गया, तो टुगेदरनेस के लिए इसी में लिख लो टुगेदर। तो इंस्ट्रूमेंट और टुगेदर के लिए हम लोग जो है विथ का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वाज़ किल्ड विथ अ स्टोन, एक टुगेदर को बता रहे हैं ना, एक पर्सन होगा और स्टेन स्टोन होगा। तो स्टोन और पर्सन्स के बीच यहाँ पे टुगेदरनेस को बता रहे हैं। उस केस में हम लोग जो है विथ का यूज़ करते हैं। बताओ इतना क्लियर हो गया? समझ आ रहा है क्या? ठीक। नेक्स्ट है जिसे हमें कवर करना है, वो है मेड ऑफ, फ्रॉम और बाय। इसका यूज़ कब करते हैं? मेड ऑफ का हम लोग यूज़ करते हैं कोई मटेरियल थिंग के लिए, जैसे कि चेयर इज़ मेड ऑफ वुड्स। अब यहाँ पे चेयर क्या है? एक मटेरियल थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। वुड यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसी के साथ मटेरियल थिंग्स हैं।
तो जब भी मटेरियल थिंग्स का बात हो, मटेरियल का बात हो, तो वहाँ पे हम लोग जो है मेड ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मटेरियल में चेंजेस का बात हो रहा हो, तो हम लोग मेड फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे जूस इज़ मेड फ्रॉम फ्रूट्स। तो फ्रूट से हमें जूस बनाना है, मतलब वो चेंजेस हो रहा है। पहले फ्रूट से अभी क्या हो गया, जूस हो गया। तो फ्रूट से हमें जूस बनाना है, तो वहाँ पे हमें चेंजेस करना पड़ रहा है। तो जब भी मटेरियल में चेंजेस हो, तो उस केस में हम लोग मेड फ्रॉम का यूज़ करते हैं। बाकी मेड बाय का यूज़ तो सिंपल सा है, बाय लिखा हुआ है मतलब मेकर के लिए यूज़ होगा। दिस पेंटिंग इज़ मेड बाय हर, ये मेकर के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान देना, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम और मेड बाय 3 लोकेशन हैं और इन्हीं तीनों जगह में हम लोग इस सेंटेंस का, इस प्रीपोजिशंस वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक, चलो अगला देखो, हम लोग कब बिसाइड का यूज़ करते हैं और बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो बिसाइड होता है जस्ट नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू के लिए हम लोग जो है बिसाइड यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, या फिर वह जो है बगल में बैठी है। तो जब ये नियरनेस हो गया है या फिर बगल में बैठने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट टू के लिए हम लोग बिसाइड का यूज़ करते हैं। ये जो बिसाइड लिखा हुआ है, ये हम लोग नेक्स्ट टू के यूज़ के लिए करते हैं। लेकिन ये जो बिसाइड्स हैं जिसमें एस लगा हुआ है, इसका यूज़ हम लोग कोई चीज़ का अगर एडिशन कर रहे हो, तो एडिशनल के लिए हम लोग जो है बिसाइड्स लिखते हैं। ठीक है? सेंटेंस देखो, बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज़ हिंदी, मतलब यहाँ पे बिसाइड इन एडिशन टू इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश तो जानता है लेकिन उसके साथ वो हिंदी भी जानते हैं। ठीक है? इंग्लिश भी जानते हैं, उसी के साथ हिंदी भी जानते हैं, तो यहाँ पे एडिशंस बात कर रहे हैं। ठीक है? तो जब भी अगर एडिशंस का बात हो, तो उस केस में हम लोग बिसाइड्स का यूज़ करेंगे, और नॉर्मली नेक्स्ट का अगर बात हो, तो उस केस में हम लोग नॉर्मली बिसाइड का ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, अगला जो है जिसे हमें कवर करना है वो है ऑन टाइम और इन टाइम। क्या डिफरेंस है इसमें? ऑन टाइम का मतलब होता है पंक्चुअल, जैसे कि द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। पंक्चुअल केसेस होते हैं, तो पंक्चुअल में हम लोग ऑन टाइम यूज़ करते हैं। इन टाइम का मतलब होता है बिफोर टू लेट। बिफोर टू लेट आई रीच्ड इन टाइम। यहाँ पे हम लोग ऑन टाइम और इन टाइम का इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये तो पता होना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रीपोज़िशन है। अबाव और ओवर में इसमें क्या डिफ़रेंस होता है? जो ओवर होता है ना, ओवर मतलब जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखे थे ब्लैंकेट वाला। ओवर का मतलब होता है कोई भी चीज़ को प्रॉपर्ली ढक लेना। ढक रहे हो मतलब उस केस में हम लोग ओवर का यूज़ करते हैं। लेकिन अबव का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हमारे कुछ ऊपर हो। देखो जैसे ये सरफेस हो गया, सरफेस के जस्ट ऊपर से जो है फ्लाई हो रहे हैं। ठीक है? कोई बर्ड फ्लाई कर गया, लेकिन इस सरफेस को जो है टच नहीं कर पाए, तो उस केस में हम लोग जो है अबव का यूज़ करते हैं। लेकिन ओवर का यूज़ हम लोग कब करते हैं? ये टेबल हो गया, अब टेबल को जस्ट कोई ब्लैंकेट से ढक दो, पूरे कवर हो रहा है, तो पूरे कवर के केस में हम लोग जो है ओवर का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखो, ओवर का अगर देखोगे तो अ ब्लैंकेट वाज़ स्प्रेड ओवर द बेड, इस तरीके से। अबव का अगर एग्ज़ाम्पल देखोगे तो द फैन इज़ अबव माय हेड। अब बताओ, जो फैन है हेड को टच कर रहा है क्या? सिर को टच कर रहा है क्या? नहीं करने वाला है। ठीक है? तो उस केस में हम लोग जो है अबव का यूज़ करते हैं। तो ध्यान देना कब हम लोग अबव का यूज़ करते हैं और कब हम लोग जो है ओवर का यूज़ करते हैं। बाकी नेक्स्ट प्रीपोज़िशन है, एक होता है अक्रॉस, एक होता है थ्रो और एक होता है अलोंग। अगर वन साइड टू अनदर इस तरीके से चल रहे हो, उस केस में हम लोग जो है अक्रॉस का यूज़ करते हैं। वन साइड के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो जैसे ये रोड हो गया। अब रोड के लिए एक साइड जो है पूरा पैदल चलने को वाले के लिए रखे जाते हैं। ठीक है? डिवाइडर बोल लो या फिर पैदल चलने वाले के लिए बोल लो। तो वन साइड वन, उस केस में हम लोग अक्रॉस यूज़ करते हैं। दो का यूज़ कब करते हो? जब इनसाइड इन टू इन, जैसे कि वॉकिंग थ्रू टनल। इनसाइड इन टू इन मतलब कोई भी ऊपर में कवर है उसके अंदर से चलना। जैसे कि टनल जो है मोस्ट एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं, तो टनल के अंदर चलना, उसमें हम लोग थ्रो का यूज़ करते हैं। अलोंग का मतलब होता है कोई लाइन में चलना, सीधी लाइन में चलना। जब सीधी लाइन में चलोगे तो उस केस में हम लोग अलोंग का यूज़ करते हैं। तो ध्यान देना, अक्रॉस दो और अलोंग कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी अगला है ड्यूरिंग और फॉर। कब यूज़ करते हो ड्यूरिंग और फॉर का? ड्यूरिंग का हम लोग ये जो है कोई टाइम पीरियड है, मान लो 2 आवर्स का। अगर 2 आवर्स में से कोई 1 आवर या फिर कोई मिड पॉइंट में अगर मैं कुछ डिस्कस करूँ, तो ड्यूरिंग दैट टाइम, इस
तरीके से कवर करते हैं। तो ड्यूरिंग होता है इन मिड ऑफ अ पीरियड, जैसे कि 2 आवर्स का यहाँ पे पीरियड है, तो 2 आवर्स में से कुछ एक मिडिल पॉइंट में। अब मिडिल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि दोनों को हाफ कर दो, ऐसा नहीं। मिडिल मतलब कोई भी इस जो 2 आवर्स हैं उसमें से कोई भी टाइम। जैसे कि शी स्लेप्ट ड्यूरिंग द क्लास, देखो क्लास चल रहे हैं उसी के समय सो गई। तो ये जो है ड्यूरिंग बता रहा है, मतलब टाइम पीरियड के अगर एक मिड को बताना है तो हम लोग ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर टोटल टाइम को बता रहे हो, अगर टोटल टाइम को बता रहे हो तो उस केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे 2 आवर्स पूरा टोटल टाइम है। टोटल टाइम को अगर बताना हो तो फॉर का यूज़ करोगे। अगर वही टोटल टाइम में से एक मिड पॉइंट को बताना हो, एक मिडिल पॉइंट को बताना हो, तो उस केस में हम लोग जो है ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। 2 वर्ड हैं यहाँ पे, एक ड्यूरिंग और एक फॉर, दोनों को याद रखोगे ही रखोगे। चलो अब अगला जो रूल कवर करते हैं वो है वर्ब दैट नॉट डू नॉट, वर्ब दैट्स डू नॉट टेक प्रीपोजिशन। इसका मतलब क्या है देखो, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। ये डिस्कस लिखा हुआ है और यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है। अब बताओ डिस्कस करोगे तो किसी चीज़ के ही बारे में तो डिस्कस करोगे। डिस्कस मतलब कोई चीज़ के बारे में है ना, पूरा इन्फॉर्मेशन करना। और अबाउट का मतलब क्या होता है, सेम डिस्कशन ही तो होता है। तो डिस्कशन और अबाउट यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम है, एक ही होता है। तो इस केस में हम लोग जो है अबाउट को एलिमिनेट कर देते हैं। तो डिस्कस द इशू, कि इशू के बारे में डिस्कस करोगे और यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है तो उसी के बारे में ही जानोगे। दोनों का सेंटेंस एक है, मीनिंग एक है, तो बार-बार वर्ब को रिपिटेशन क्यों करना? तो इस केस में हम लोग जो है प्रीपोजिशंस का यूज़ नहीं करते। फिर नेक्स्ट है इंटर इनटू द रूम और इंटर द रूम। अब बताओ इंटर करोगे तो रूम ही तो में इंटर करोगे, यहाँ पे रूम का एग्ज़ाम्पल दिए है तो, कहीं और तो इंटर नहीं करोगे। तो इनटू लिखने का क्या मतलब बताओ? इस इनटू का प्लेस तो ऑलरेडी इंटर ले रहे हैं। इंटर ले रहे हैं तो फिर इनटू लिखने का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि और कुछ वर्ड हैं, डिस्कस हो गया, इंटर हैं, ऑर्डर हैं, अप्रोच हैं, लेक हो गया, असेंबल हो गया, कंप्राइज़ हो गया। यहाँ पे जिसे हम लोग प्रीपोजिशंस का यूज़ एक्चुअली नहीं करते, क्योंकि उसका मीनिंग जो है प्रीपोजिशंस के हिसाब से ही लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक? यहाँ तक समझ आया क्या? चलो, यहाँ तक हम लोगों ने रूल्स भी डिस्कस कर लिए। रूल्स के साथ जितना कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर डू एज डायरेक्टेड से क्वेश्चन आता है तो यहीं से बन जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से पढ़े होंगे तो। और अगर जो है एरर बेस्ड क्वेश्चन आता है तब भी यहाँ से बन जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि अगर पढ़े हो तो आसानी से इसको प्रैक्टिस कर लोगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सी इज़ मैरिड विथ अ डॉक्टर। अब इसमें से जो विथ लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है ये बताना है। बताओ तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली विथ लिखा हुआ है। अब प्रीपोजिशन बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो है एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछे, सेम ऐसे लिखेंगे, सी इज़ मैरिड विथ हर डॉटर। अब बोलेंगे कि इसको, इस सेंटेंस को करेक्ट करो। अगर एरर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो। सपोज़ करो अगर जो है डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन आता है तो ये जो विथ की जगह इसको ब्लैंक कर देंगे। अब इसमें बोलेंगे कि सूटेबल प्रीपोजिशन इंसर्ट करो या फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस यहाँ पे इंसर्ट करो। इस केस में क्या आएगा, सी इज़ मैरिड विथ अ डॉक्टर। देखो, इसमें जो है सिंपल सा इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 हो जाएँगे। फिर ही इंसिस्टेड टू प्लेइंग द बिल, क्या होगा? ही इंसिस्टेड टू प्लेइंग द बिल। इस केस में क्या होने वाले हैं? यहाँ पे हो जाएगा ऑन। अब देखो यहाँ पे समझाने की ज़रूरत पहली बात तो होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। बाकी अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे उसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है? पूरा एक्सप्लेनेशंस के साथ आंसर लिखा हुआ है, तो इसको एक बार अपने लेवल में कवर करना। बाकी एक बार वीडियो को पॉज़ करके इसको प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं तो फिर इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से एक्सेस करके एक बार अपने लेवल में भी इस पीडीएफ को, इस जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट को ट्राई करोगे। क्लियर है? समझ आ गया क्या? ठीक है।
देखो यहाँ पे जिस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज़ल वर्ब डिस्कस किए ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे फ्रेज़ल वर्ब हैं। देखो ये जितना प्रीपोज़िशनल फ्रेजेज़ बोलना चाहिए, फ्रेज़ल वर्ब अलग हो जाएगा। प्रीपोज़िशनल फ्रेजेज़ यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि अफ्रेड ऑफ हो गया, एग्री विथ हो गया। तो इम्पोर्टेंट जितना भी है उसका यहाँ पे लिस्ट है, उसको यहाँ पे ध्यान से अपने लेवल में कवर करोगे। ये पूरा जो है नोट्स के फॉर्मेट में ही रहने वाले हैं। इसको अपने से प्रिपेयर करोगे। ये तो रहा पूरा ओवरऑल प्रीपोज़िशंस के बारे में। कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए, रूल्स भी डिस्कस कर लिए, उसी के साथ प्रैक्टिस भी किए, ठीक है? प्रैक्टिस तो हालाँकि बहुत ही कम किए हैं, ताकि अपने से उसको प्रैक्टिस को करना है, ठीक है? बाकी इस क्लास का स्लाइड डल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।